नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कृणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे रूस और यूक्रेन के युद्ध की। किस मोड़ पर खड़ा है यह युद्ध? रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने एक बार फिर भयावह मोड़ ले लिया है। बीते शनिवार की रात रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर करीब 9 घंटे तक मिसाइलों और ड्रोन से भीषण हमला किया। इसके जवाब में यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन ऑपरेशन चलाया, जो सीधे साइबेरिया तक पहुंच गया। इस पलटवार में यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 प्रमुख एयरबेस पर हमले कर दिए, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। इन हमलों में रूस के करीब 40 से अधिक बमवर्षक विमान तबाह कर दिए गए हैं। दोनों ओर से जारी भीषण जंग के बीच 2 जून को रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई दूसरी दौर की शांति वार्ता भी नतीजा देने में नाकाम रही। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में रूस ने बिना शर्त सीज फायर के प्रस्ताव को एक बार फिर सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया कि दोनों पक्ष एक नए प्रिजनर एक्सचेंज पर सहमत हुए हैं। बता दें, इससे पहले 16 मई को पहली वार्ता में भी कोई ठोस हल नहीं निकला था। इस बीच वार्ता के दौरान ही रूस में तनाव चरम पर रहा। कई प्रभावशाली युद्ध समर्थक ब्लॉगर्स ने क्रेमलिन से कीव पर एक जवाबी हमला करने की मांग की। कुल मिलाकर वार्ता की बजाय यह बैठक एक दिखावटी कवायद बनकर रह गया। तो सवाल यह है कि अब यह जंग किस चौराहे पर खड़ी है? रूस पर बदले का भारी दबाव है। पुतिन के सामने इमेज बचाने की चुनौती है। अगर पुतिन ने बदला नहीं लिया तो उनकी छवि एक कमजोर नेता की बनेगी, और बदला लिया तो फिर यह जंग कितनी भयावह बन जाएगी, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे भी रूस ने जंग के दौरान अपने परमाणु नीति को बदल लिया है। रूस ने परमाणु हमले होने की स्थिति में ही परमाणु हथियार चलाने की नीति को बदल दिया है। रूस ने साफ कर दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई खतरा हुआ तो वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं करेगा। अब जिस तरह से यूक्रेन ने रूस में हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर भारी तबाही मचाई है, उससे निश्चित तौर पर उसके संप्रभुता पर सीधा हमला माना जाएगा। तो क्या मान लिया जाए कि अब पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि अब युद्ध किस चौराहे पर खड़ा है। बहुत ही संजीदा यह मसला है वैश्विक स्तर पर। अपनी चर्चा की हम स्ट्रेट अवे शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार साहब जुड़ चुके हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव साहब भी जुड़ चुके हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत नीलेंद्र कुमार साहब आपके साथ करते हैं। रक्षा से जुड़े मामलों को बहुत करीब से आप देखते समझते रहे हैं। ऐसे में यह जो युद्ध की स्थिति है यह नई नहीं है, काफ़ी लंबे अरसे से चली जा रही है। लेकिन अब जिस जंक्चर पर यह युद्ध खड़ा है, क्या कोई डिसाइसिव फैक्टर बनकर, डिसाइडिंग फैक्टर बनकर यह युद्ध आगे बढ़ेगा? कितनी तेज़ी से बढ़ेगा? क्या कुछ होगा? अपने एक्सपीरियंस से क्या देख समझ पा रहे हैं आप, नीलेंद्र कुमार साहब? मेरी नज़र में ये विश्व शांति के लिए एक बहुत चुनौती भरा मौका है जी। अब तक जो ये लड़ाई चल रही थी, महीनों से चल रही थी, साल से चल रही थी ऊपर, इसने जो नया मोड़ लिया है, तो उससे ये शांति वार्ता जो कुछ हफ्ते पहले जिसकी योजना बनाई गई थी, उसको एक नए मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। जब भी बातचीत होती है तो दोनों पक्ष, जो 2 पक्ष हैं या अधिक पक्ष हैं, इस मामले में 2 हैं, तो वो चाहते ये हैं कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, तभी बातचीत संभव है। यदि बहुत कमजोर हैं तो फिर उनके पास कोई ज्यादा विकल्प होता नहीं। वो एक तरह से विवश होते। उसमें इस लड़ाई ने एक बहुत खास मोड़ ले लिया है। वो मोड़ इसलिए ले लिया है कि पहली चीज कि अब तक जो हथियार यूज किए जा रहे थे उनको अब हम कन्वेंशनल कह सकते हैं, क्योंकि इतने दिनों से यूज हो रहे थे, बावजूद इसके कि उसमें बहुत सारे नए हथियार थे।
मिसाइल्स वगैरह। लेकिन इस समय जो ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन ने किया, तो उसमें जितनी उसने सरप्राइज का एलिमेंट सामने, और उनके अंदर, रूस के अंदर इतने सारे उनके लड़ाकू विमान जो बर्बाद हुए, उससे ये बिल्कुल एक नया रूप सामने आया है। अब तक जिस तरह से बातचीत चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद ये दिखाना चाह रहे थे, उन्होंने बल्कि कदम उठा लिए थे कि साहब हम अपने आप को ईयू से डिसएसोसिएट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ये बात जाहिर करके फिर उन्होंने ये टॉक्स का माहौल बनाया था। तो अब देखने की चीज ये है कि यूक्रेन ने क्या किया। यूक्रेन टॉक्स में हिस्सा लिया। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बाद में की जाए। लेकिन आने के बाद जब वो आए अंदर, जो उन्होंने बात कही, वो उन्होंने उसमें जो एक तरह से चुनौती है, नई चीज दी, वो उन्होंने ये कहा कि जो रूसी पक्ष से प्रस्ताव आए उनका हम अध्ययन करेंगे, एक साथ कोई जवाब नहीं देंगे। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि हम अपनी नई बातें सामने रखेंगे, और साथ ही साथ ये कह दिया कि हम G7 के साथ बातचीत करके नए कदम उठाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जो बातचीत है उसको वो नया मोड़ देना चाहते हैं। रूसी पक्ष से जो सुझाव आए थे वो ये थे कि सब जो डेड बॉडीज ऑलरेडी हैं प्रिजनर्स की, उनको हम इतना को जो प्रिजर्व कर रहे हैं उनको हम एक्सचेंज करें। दूसरी चीज उन्होंने कही थी कि जो बच्चों के लिए बातचीत हो रही थी कि उनका ट्रांसफर हो, जो बच्चे लापता हैं, अननोन है, जिनके बारे में पता नहीं है, तो रूस ने दिखाना चाहा कि साहब उस मामले को यूक्रेन ने बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा है, वो संख्या लाखों में नहीं है, केवल कुछ 200 या 300 के बीच में है। और उस पर उन्होंने ये मोड़ देना चाहा कि इसमें उनके जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से आप उनका डेटा दीजिए, उनकी एप्लीकेशन हो, तब हम जांच करेंगे, और हम खुद चाहते हैं कि बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाए। और तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि इस लड़ाई में जो घायल हुए हैं, जो कॉम्बेटेंट्स हैं, उनमें जो ज्यादा घायल हैं, उनके भी हम एक्सचेंज के लिए बात करेंगे, जिसके लिए कि भविष्य में सूची देने की जरूरत ना हो, वो ऑन द स्पॉट बॉर्डर पर या किसी निश्चित समय पर जिनकी अदला बदली हो सके। तो ये जो रूस की तरफ से सुझाव थे, वो जो बेसिक बातचीत है जिसके के कारण ये लड़ाई शुरू हुई, जो पुतिन ने ये कदम उठाया, उससे किसी भी तरह से यूक्रेन को कोई मदद नहीं मिलती, उनको कोई कंसेशन नहीं मिलता, उनके पक्ष को कुछ वरीयता नहीं दी जाती। तो उन्होंने सही मानों में ये कह दिया है कि हम इसका अध्ययन करेंगे और बताएंगे, और साथ साथ ये कह दिया कि अब हम G7 का उन्होंने नाम ले लिया कि उनको हम वापस लाएंगे, और उसमें उन्होंने अमेरिका का नाम भी शामिल करके ये कहा कि अमेरिका और अन्य देश जो इस एरिया में शांति चाहते हैं। तो शायद ये इशारा था कि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के नई सरकार ने, यदि हम उसको नई सरकार कहें, या वर्तमान सरकार ने जो कदम कहे थे, शायद उन पर अब पुनर्विचार की उनकी दृष्टि में संभावना है। तो बस इतना मैं अभी कहना चाहता हूँ, ज्यादा आपका समय नहीं लूँ। नहीं, ठीक है सर, बहुत इंसाइटफुल बातें आपने बताई है, इसीलिए सीधे रुख श्रीवास्तव साहब आपका। सर, एक तरफ बातचीत का क्रम, दूसरी तरफ युद्ध की तीव्रता, ये क्या बता और जता रहा है पूरी दुनिया को? ये कैसी स्थितियां बन रही हैं कि इस्तांबुल में बात चीत होने वाली है और उसके पहले इतना भीषण अटैक हो जाता है, फिर बातचीत का क्या ही मतलब निकला वह भी सबके सामने है। ये फाइट, ये युद्ध किधर हेड कर रहा है सर? क्या होगा अंजाम? देखिए, जैसा कि जनरल साहब ने भी बहुत ही इंसाइटफुली बताया कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो,
वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को एक दूसरे के विरुद्ध सशक्त और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यूक्रेन ने तो ये हमला किया ही है, जाहिर है कि बहुत ही बड़ा हमला है, और जिसमें कि रशिया को हैवी लॉसेस हुए हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स के जो लॉसेस हैं, ये जाहिर है कि साधारण लॉसेस नहीं है, बहुत ही बड़े लॉसेस हैं। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स तक का उनका जो एसेट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। और यूक्रेन ने जाहिर है कि एक बड़े हमले को अंजाम दिया है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो हमला है वो सिर्फ यूक्रेन ने ही नहीं की, बल्कि एसेंशियली अगर देखें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो के द्वारा पूरी तरीके से इसकी जो प्लानिंग की गई दिखाई देती है। और इसमें जो चाहे MI6 हो, चाहे CIA हो, या अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन सभी ने उसमें अपना एक बहुत ही कैलिब्रेटेड प्लानिंग की, और एक लंबे समय तक ऐसी भी रिपोर्ट है कि प्लानिंग की गई। और जाहिर है कि अगर ये लंबे समय तक की प्लानिंग अगर की गई है तो अमेरिका में भी इसे एक बाईपार्टीजन सपोर्ट है। डेमोक्रेटिक पार्टी की पहले सरकार थी, वो भी उस प्लानिंग में शामिल थी, और अब रिपब्लिकन भी उसमें शामिल है। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं, ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि रशिया जो कि मेरे असेसमेंट के मुताबिक थोड़ा कंप्लेसेंट होकर के इस पूरे इश्यूज को डील कर रहा था। और रशिया को शायद जो इस तरीके के असेसमेंट्स थे कि यूक्रेन उसकी डीप इनसाइड टेरिटरी में जाकर के 6000 किलोमीटर अंदर जाकर के हमले नहीं कर सकता, वो रशिया का जो भ्रम है अब वो टूट गया है, फेल्योर है। रशिया को अपने पूरे इंटेलिजेंस को सिस्टम को रिव्यू करना होगा, और यूक्रेन के पीछे जो बड़ी महाशक्तियां हैं उनके इंटेंशंस के बारे में नए असेसमेंट्स और रियलिटी बेस्ड असेसमेंट करने होंगे। और ये बात बहुत स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नेटो यूक्रेन के माध्यम से कराए गए इस हमले के माध्यम से इसमें डेली डालिंग, यदि वो कभी किसी बात को कहते हैं, कभी किसी बात को कहते हैं, यदि उन्होंने स्थिरता और गंभीरता इस पूरे पीस प्रोसेस को लेकर के नहीं दिखाई तो रशिया को और बड़े कॉन्सिक्वेंसेस इसके भुगतने पड़ सकते हैं। और ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि इस हमले के माध्यम से चाहे वो अमेरिका और नेटो और यूक्रेन अपनी जो शक्ति को दर्शाना चाहते थे, और वो ये बताना चाहते हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पर वो जरा भी कहीं कमजोर नहीं है। रशिया कहीं अपने आप को इस तरीके न रखे कि ये जो भी जो रशिया के अंदर कोई ऐसा सेंस ना आने पाए, उसको भी काउंटर करने के लिए कि हमला कराया कि जो उसका जो एक इंटेंशन रहा है कि यूक्रेन के ऊपर डोमिनेशन करना, और यूक्रेन के बाद अन्य पूरे क्षेत्रों में जो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक है उनको डोमिनेट करना, और पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने का राष्ट्रपति पुतिन का एक अति महत्वाकांक्षा है। उन सारी महत्वाकांक्षाओं की राह में बड़ी चुनौतियां हैं, उसको बताने के लिए ये जो हमला है वो अमेरिका और नेटो ने और यूक्रेन ने मिल करके किया है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक रशिया के लिए एक बड़ा सेटबैक है। रशिया इसे निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अवश्य ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कई डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या ये किसी न्यूक्लियर स्थिति में जाएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूक्लियर स्थिति में जाने का इसका कोई संकेत मिलता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल करने का मतलब होगा कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, और जो कि जिसमें कि कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका और नेटो हो। उन्होंने कभी भी पूरे इस यूक्रेन के युद्ध के दौरान, जो कि एक इनडायरेक्ट तरीके से महाशक्तियों के बीच में ही लड़ा जा रहा युद्ध है, मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है ये मूलतः महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जाने वाला युद्ध है। और यूक्रेन की जो टेरिटरी का इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर किया गया है, और ये जो महाशक्तियां यूरोपीय थिएटर में अपने वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता कर रही हैं, और इस वजह से युद्ध इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है। डायरेक्ट तरीके से ये लड़ नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट तरीके से अगर ये लड़ेंगे तो ये न्यूक्लियर वॉर में चला जाएगा, जो कि अनसस्टेनेबल होगा। तो ये मेरा मानना है कि ये जो
स्थितियां हैं, न्यूक्लियर वॉर में तो नहीं जाएंगी, कोल्ड वॉर में तो नहीं जाएंगी, लेकिन एक नए शीत युद्ध का जो खतरा है, न्यू कोल्ड वॉर की जो सिचुएशन है, वो अवश्य बनती हुई दिखाई दे रही ठीक है। कह रहे हैं सर। जहाँ एक तरफ चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया जैसे राष्ट्र खेमे में आ सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो एलाइज है, उसके जो कुछ पार्टनर्स हैं, वो इस खेमे में जा सकते हैं। नए शीत युद्ध की स्थितियां मैं अवश्य बनते देखता हूँ, लेकिन मैं किसी तृतीय विश्व युद्ध या किसी न्यूक्लियर वॉर की संभावना नहीं देखता, और यही अभी मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं कोई माने या ना माने, आपने जो बातें कही हैं सर, बैकड्रॉप में तो वही है, वही उसी का नतीजा है, महाशक्तियों की यह लड़ाई है, यह बात तो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन मेरा सवाल मेजर जनरल साहब आपसे यह है कि अब चूंकि फुल फ्लेजेड युद्ध तो हो ही रहा है, स्वाभाविक है, रिटेलिएशन का तो सवाल नहीं, रिटेलिएशन तो हो ही रहा है, लेकिन अब किस स्केल पर रशिया रिटेलिएट करेगा, और ऐसे में पुतिन की जो छवि है उसको देखते हुए उनके उस ऑरा को बरकरार रखने का प्रेशर भी है उनके ऊपर। ऐसे में अब आपको लगता है अब नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट जेन की लड़ाई होगी, या कूटनीति, ये सारी चीजें जो चल रही हैं इनका अब भी कोई मतलब है? ये बहुत प्रासंगिक बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ध्यान में हमें ये रखना है कि ये जब अभी ड्रोन्स का अटैक हुआ जिसमें कि रशिया के 41 विमान नष्ट हुए हैं, जो खबर है उसके मुताबिक कंफर्म लगती है, तो इसके बाद ये जो बातचीत हुई है, इसके दौरान जो रशिया के आर्मामेंट और डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और जो ब्लॉगर्स हैं, ये देखना है, उन लोगों ने ये मांग की रशिया से कि और कड़े और सख्त कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज, उन्होंने ये कहा कि ये जो ड्रोन का अटैक हुआ है, ये रूस की सैन्य क्षमता को चुनौती है और इसका जवाब देना जरूरी है। तो ये तीन चीजें उन्होंने कही कि ये ड्रोन अटैक को वो देखते हैं एक चुनौती है जिसका जवाब देना जरूरी है, और ये जवाब देने के लिए हमें कड़े और सख्त कदम उठाने। तो ये दर्शित करता है कि क्या रूस की इस समय क्या थिंकिंग है, क्या वो सोच रहे हैं, और जो वहाँ का डिफेंस ब्लॉक है उन लोगों का क्या पुतिन को सलाह होगी। पुतिन ऑफ कोर्स इनपुट वगैरह जरूर लेंगे, फैसला वो करेंगे, लेकिन ये वहाँ का माहौल दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इसी तरह से ये देखें कि यूक्रेन ने तो कहा है कि यूक्रेन ने क्या कहा है, तो उन्होंने ये कहा है कि हम शांति के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए तैयार। तो ये शांति क्या है, इस पर सिर्फ मैं ये टिप्पणी करना चाहूंगा कि बहुत पहले महात्मा गांधी ने ये कहा था कि जब वो अहिंसा की बात करते थे तो ये कहते थे अहिंसा केवल शक्तिशाली ही अहिंसक हो सकता है, जो शक्तिशाली नहीं है वो तो कायर होगा, वो कहाँ अहिंसा की बात करेगा। ये तब हुआ था जब कि वो ने कहा कि हम शांत है, तो वो शांति के लिए बातचीत करना चाहते हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, वो उसके लिए गिड़गिड़ाना नहीं चाहते। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से वो ड्रोन्स तैयार कर रहे थे, और उन ड्रोन्स को उन्होंने ये इस्तेमाल। ठीक कह रहे हैं आप, तो जग जाहिर है सर, आपकी आवाज आने में भी थोड़ी सी कनेक्शन स्टैब्लिश होने में थोड़े से एरर हो रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, वक्त का अभाव है, लेकिन फिर भी सर आपसे एक टिप्पणी जरूर लेंगे। आपने कहा था कि संभवतः रूस जो है वो कॉम्प्लेसेंट हो गया, लेकिन क्या रशिया कॉम्प्लेसेंसी का शिकार हुआ, या फिर एक तरह से वो अमेरिका के ट्रैप में भी फंस गया जिसके चलते मजबूरी में उसको कॉम्प्लेसेंट होना पड़ गया? और यदि ऐसा हुआ है तो रशिया को हाउ लॉन्ग कैन यू डिफाई, और अब जब रशिया बाउंस बैक करेगा तब उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? देखिए, कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेसेंसी निसंदेह रशिया में दिखी है,
और रशिया का ये जो मेजर इंटेलिजेंस फेल्योर भी है, उसके जो असेसमेंट्स हैं वो जाहिर है कि उसमें कमियां हैं और रशिया को अब अपने जो असेसमेंट्स को नए तरीके से करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि रशिया को अगर इस तरीके का उसका अनुमान रहा कि यूक्रेन और यूक्रेन के पीछे की जो शक्तियां हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका और नेटो हैं, वो डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी में जाकर के हमले नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि अब वो गलत साबित हुए हैं। और रशिया को इस बात का पहले से ही एहसास हो जाना चाहिए था कि ये जो हमले हैं बहुत ही अंदर रशिया के अंदर जाकर के हो सकते हैं, क्योंकि क्रेमलिन को टारगेट करना, मॉस्को के ऊपर ड्रोन्स को लॉन्च करना इत्यादि जो घटनाएं हैं वो पहले भी हो चुकी है। कुछ ऐसे ही जो है ड्रोन्स के हमले, इसमें बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स को डीप इनसाइड रशिया में टारगेट किया गया था, लेकिन संभव है कि रशिया ने इतने बड़े जो हमले को के संदर्भ में जो अपनी तैयारियां हैं और अपने जो एक सिनारियो बिल्डिंग है उसको नहीं किया था, जो कि अब रशिया को करना पड़ेगा। कि ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन उनके जो बहुत ही बड़े स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उनको भी वो टारगेट कर सकता है। इस तरीके के असेसमेंट रशिया करने से चूक गया और इसी वजह से आप देखिए तो ये जो बॉम्बर्स हैं ये ओपन में खड़े हुए थे। ये जो है इनकी जिस तरीके से इनकी सुरक्षा और संरक्षा होनी चाहिए थी, इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए था, वो प्रोटेक्शन नहीं वहां पर दिखाया गया। एक बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक रशिया को हुई है और रशिया इस बात को भी असेस करने से चूक गया कि ये जो पूरा हमला है उसमें कितने बड़े तौर की प्लानिंग की जा सकती है। जैसे कि जेलेंस्की ने कहा कि 18 महीने से हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तो ये जो पूरी स्थितियां हैं वो रशिया को अपने पूरे सिक्योरिटी कंसिडरेशंस जो उसके हैं उसको असेस करने की उसको तुरंत और तात्कालिक आवश्यकता है और अपने जो लूप होल्स हैं, जो कमजोरियां हैं, जो कमियां उसको तुरंत ही सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि चूंकि रशिया के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है, इसलिए रशिया इसे रिस्पॉन्ड करेगा और इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो कन्वेंशनल डोमेन में ही होगा और इसकी संभावना है कि ये कहीं फर्दर एस्केलेट नहीं करेगा और ये यूक्रेन में ही जो रिस्पॉन्स उसका होगा वो होगा। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि यदि इसका एस्केलेशन होता कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी जो कि न्यूक्लियर वॉर में जा सकता है, जो कि रशिया नहीं जाना चाहेगा, अमेरिका नेटो भी नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जहां तक आगे आने वाले सिनारियोज का प्रश्न है तो उसमें मैं फिर से कहूंगा कि एक नए शीत युद्ध का एक न्यू कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती जा रही है और जैसे कि जनरल साहब ने भी बताया कि ये पूरे विश्व की शांति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये पूरे विश्व की शांति, सुरक्षा, स्थिरता के लिए खतरे के संकेत है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक कह रहे हैं आप और बहुत विकट स्थिति है वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए तो साफ तौर पर जाहिर भी है। बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों खास मेहमान हमारे शो में आए, आपने अपने विचारों को दर्शकों के सामने रखा है। तो रूस और यूक्रेन की जंग जिस मोड़ पर है उस मोड़ का अंजाम क्या होगा यह तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां जिस ओर इशारा कर रही हैं वो परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र तो नहीं आ रही। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।